सबसे पहली चीज़ तो फैमिलीज़ को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी उनके घर में कोई मसला ये होता है कि कोई ना कोई ख़बर मिलती है कि घर में कोई बेटा है या फादर फिगर है जो कि नशा करता है और नशे का इस्तेमाल अब घर में भी वाज़िया नज़र आने लगा है, तो अपने आप को फ़ौरन ये समझाने की ज़रूरत ये है कि ये कोई वक्ती मसला नहीं है, ये कोई लंबे अरसे चलेगा। सो हमें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम इस अपने प्यारे को कभी भी कोई हिदमत जो है इसके लिए नहीं कर सकेंगे। सो अपनी केयर करने की ज़रूरत इसलिए है कि आपने अगर किसी दूसरे का ध्यान रखना है तो आपकी ज़हनी हालत अपनी बेहतर होनी चाहिए, आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो भी बेहतर होनी चाहिए, आपको बातचीत करने का ढंग आता हो और आपका दिमाग जो हम वक्त तपता रहता है वो ठंडा हो, तभी आप उस मसले को प्रैक्टिकली कुछ कर सकेंगे हल करने के लिए। सो हमारे पास भी जब फैमिलीज आती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि देखें ये जो मसला है ये इसने 2-4 दिन में हल नहीं होना, सब अपनी रातों की नींद बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है कि आप चौकीदारा करके इसको मैनेज कर लेंगे तो चौकीदारा करना भी छोड़ दें, अगर आपको लगता है कि आप इसको छुपा के मैनेज कर लेंगे तो छुपाना भी छोड़ दें। सो अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो इस एक मसले पर खर्च करने की बजाय जैसे पहले एक नॉर्मल हालात में बिखरी होनी चाहिए और जो जो ज़रूरियात हैं या जो जो ज़रूरी जगह हैं वहाँ पर तवानाइयों को खर्च करें और इस मसले को कोई एक प्रोजेक्ट कंसीडर करें जो बाकी लाइफ के साथ साथ आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सो अपनी ज़िंदगी को अहम कंसीडर करें, ज़हनी सेहत पे ख़ास तवज्जो दें, बातचीत करने का ढंग सीखें और इस प्रोजेक्ट पे 24 घंटे की बजाय दिन में कोई 1 या 2 घंटे सर्व करने की तरफ जाएं। सो ये बुनियादी चीज़ है जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक चीज़ हम देखते हैं कि जब फैमिली अपने पेशेंट को एडिक्शन के ट्रीटमेंट में ले आती है और ख़ास तौर पे ये चीज़ आप इंडोर पेशेंट्स के साथ देखेंगे कि जब उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट किया जाता है कि आप काउंसलिंग सेशन में आएँ, आप अपने पेशेंट को एवरीडे विजिट करें, उससे मेल मुलाकात करें, मसाइल को डिस्कस करना शुरू करें ताकि वो हल होने की तरफ आएँ और ख़ास तौर पे इसकी बीमारी के हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेने की ज़रूरत है ताकि आप इस मसले को अच्छे तरीके से डील कर सकें। तो फैमिली जो काउंसलिंग है उसकी अहमियत को नहीं समझना, ख्याल नहीं करते, तो ये जो नेग्लिजेंस है इसका उन पर खुद पर और फिर मरीज़ की इस बीमारी पर, जिसे हम नशे का मर्ज़ कहते हैं, इस बीमारी पर क्या असरात मुरतब होता है जबकि घर वाले अपनी परवाह करना छोड़ देते हैं। ख़ुसूसन मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारे पास जब भी फैमिली आती है, मदर्स आती हैं, वाइफ्स आती हैं, तो उनसे जब ये कहा जाता है कि आप अपना ख्याल रखना शुरू कर दें क्योंकि आपका मरीज़ अब हमारी ज़िम्मेदारी है, उसका ख्याल हम रख रहे हैं, तो वो ये कहती हैं, आगे से बड़ा एक कॉमन सा जुमला आता है कि नहीं बस ये ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक होंगी और आप इसको ठीक कर दें ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो ये कनेक्शन क्या है, मैं चाहती हूँ आप इस पे रोशनी डालें। अच्छा, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम अपने माशरे में जब ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मसला नया तो नहीं है लेकिन उसका हल को इतना कॉमन अभी नहीं हुआ और जब भी किसी के घर में ड्रग एडिक्शन आती है तो जहाँ पर एक बड़ा मसला उस घर में ये होता है कि सही मालूमात उन तक नहीं होती, वहाँ पे एक दूसरा बड़ा मसला ये है कि बहुत सारी गलत मालूमात उन्होंने ऑलरेडी इकट्ठी की होती हैं जो कि मसले को हल करने में ज़्यादा दुश्वारियों की तरफ चल पड़ती हैं। जब भी हमें कोई मसला दरपेश होता है तो उसके हल को ढूंढना आसान है, लेकिन एक गलत हल को तलाश कर लेना और फिर उस हल को सालों साल तक अप्लाई करते रहना और फिर कहीं आपको नज़र आए कि असल डायरेक्शन ये नहीं थी जिस तरफ वो जाना चाहते थे, जाना तो किसी और तरफ था और वो बहुत दूर तक निकल आए हैं। अब ये सफ़र काफ़ी लंबा है, वहाँ से रिवर्स करना और वापस एक्चुअल चीज़ पे आना काफ़ी मुश्किल काम है। दूसरी एक चीज़ हमें ये भी अंडरस्टैंड करनी है कि बतौर प्रोफेशनल हमें बड़ा आसान लगता है ये बात करना कि किसी के घर में नशे का मसला होता है तो उन्हें फौरी उठ के किसी न किसी रिहैब सेंटर से रब्ता करना चाहिए और अपने मरीज़ की कंडीशंस बयान करते हुए कोई अच्छा हल वहाँ से दरियाफ्त कर लेना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो कि माहिर नफ्सियात नहीं हैं, जो कि डॉक्टर्स हजरात नहीं हैं और अगर वो हैं भी तो उन्होंने कोई एडिक्शन के बारे में नॉलेज हासिल नहीं किया हुआ और वो भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं जिसमें हम हर रोज़ ये सुनते हैं कि नशा करना बुरी बात है, नशा एक लानत है, नशा बुरे लोग करते हैं, झूठ बोलना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है। सो हम इन्हीं तमाम बुराइयों के साथ साथ नशे को भी जब जोड़ देते हैं
तो फिर हम इंसानों के लिए अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि जो मसला हमारे घर में नशे की बीमारी का दरपेश है, क्या वो बीमारी है या वो बुराई है, और हम उसे बुराई समझते हुए उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एक अहम नुक्ता ये है कि जब भी किसी के घर में कोई क्राइसिस आता है तो फौरी तौर पे हम अलर्ट हो जाते हैं कि अपनी तमाम तवानाइयाँ जो मुख्तलिफ जगहों पे खर्च हो रही हैं, जैसे हम अपनी सेल्फ केयर का ध्यान रख रहे होते हैं, अपने सोशल रिलेशनशिप को इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उन्हें चेरिश कर रहे होते हैं, या सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, या अपनी ज़िंदगी में अपने कामकाज पे तवज्जो दिए होते हैं, तो हम अपनी तमाम तवानाइयाँ इन जगहों से उठाकर उस क्राइसिस को मैनेज करने में लगा दें। अगर तो ये क्राइसिस कोई शॉर्ट टर्म है तो फिर तो ये कुलिया ठीक है, लेकिन नशे की बीमारी का जो क्राइसिस है वो शॉर्ट टर्म नहीं होता, वो एक लॉन्ग टर्म चीज़ है, जिसमें अगर हम वक्त क्राइसिस मोड में रहेंगे तो फिर हमारे लिए उस मसले को हल करना कदरे दुश्वार हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो फैमिलीज़ को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी उनके घर में कोई मसला ये होता है कि कोई ना कोई ख़बर मिलती है कि घर में कोई बेटा है या फादर फिगर है जो कि नशा करता है और नशे का इस्तेमाल अब घर में भी वाज़िया नज़र आने लगा है, तो अपने आप को फ़ौरन ये समझाने की ज़रूरत ये है कि ये कोई वक्ती मसला नहीं है, ये कोई लंबे अरसे चलेगा। सो हमें अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम इस अपने प्यारे को कभी भी कोई हिदमत जो है इसके लिए नहीं कर सकेंगे। सो अपनी केयर करने की ज़रूरत इसलिए है कि आपने अगर किसी दूसरे का ध्यान रखना है तो आपकी जहनी हालत अपनी बेहतर होनी चाहिए, आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो भी बेहतर होनी चाहिए, आपको बातचीत करने का ढंग आता हो और आपका दिमाग जो हम वक्त तपता रहता है वो ठंडा हो, तभी आप उस मसले को प्रैक्टिकली कुछ कर सकेंगे हल करने के लिए। हमारे पास भी जब फैमिलीज आती हैं तो उन्हें बताया जाता है कि देखें ये जो मसला है ये इसने 2-4 दिन में हल नहीं होना, सब अपनी रातों की नींद बर्बाद ना करें। अगर आपको लगता है कि आप चौकीदारा करके इसको मैनेज कर लेंगे तो चौकीदारा करना भी छोड़ दें, अगर आपको लगता है कि आप इसको छुपा के मैनेज कर लेंगे तो छुपाना भी छोड़ दें। अपनी तवानाइयाँ जो हैं वो इस एक मसले पर खर्च करने की बजाय जैसे पहले एक नॉर्मल हालात में बिखरी होनी चाहिए, और जो जो ज़रूरियात हैं या जो जो ज़रूरी जगह हैं वहाँ पर तवानाइयों को खर्च करें, और इस मसले को कोई एक प्रोजेक्ट कंसीडर करें जो बाकी लाइफ के साथ साथ आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अपनी ज़िंदगी को अहम कंसीडर करें, जहनी सेहत पे ख़ास तवज्जो दें, बातचीत करने का ढंग सीखें, और इस प्रोजेक्ट पे 24 घंटे की बजाय दिन में कोई 1 या 2 घंटे सर्व करने की तरफ जाएं। ये बुनियादी चीज़ है जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, ख़ास तौर पे फैमिली की आज हम मिस्टेक्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, और एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शंस होता है फैमिलीज़ में कि अगर ये पर्सन बीमार है हमारे घर का और ये बीमारी में मुब्तला है और इसे हमने ट्रीटमेंट सेंटर में दाखिल कर दिया है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम इसके ट्रीटमेंट को फाइनेंस करते रहें ताकि ये वहाँ पर ठीक हो जाए, और जब ये ठीक हो जाएगा तो हम इसे वापस ले आएंगे। और वो अपनी कोई प्रेजेंस ट्रीटमेंट प्रोसेस में नहीं रखते बाज़ औक़ात, और इसका क्या इफ़ेक्ट आता है जब ट्रीटमेंट के स्ट्रक्चर में या ट्रीटमेंट के प्रोसेस में फैमिली मेम्बर्स खुद शामिल नहीं होते या ट्रीटमेंट से नहीं जुड़ते, तो इसका मरीज़ पर और बीमारी पर क्या असर होता है? अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि जब फैमिली अपने पेशेंट को एडिक्शन के ट्रीटमेंट में ले आती है, और ख़ास तौर पे ये चीज़ आप इंडोर पेशेंट्स के साथ देखेंगे कि जब उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट किया जाता है कि आप काउंसलिंग सेशन में आएँ, आप अपने पेशेंट को एवरीडे विजिट करें, उससे मेल मुलाकात करें, मसाइल को डिस्कस करना शुरू करें ताकि वो हल होने की तरफ आएँ, और ख़ास तौर पे इसकी बीमारी के हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेने की ज़रूरत है ताकि आप इस मसले को अच्छे तरीके से डील कर सकें। तो फैमिली जो काउंसलिंग है उसकी अहमियत को नहीं समझती, बल्कि कोई सेरेमोनियल चीज़ उसको कंसिडर करती है कि ये कोई इजाफी चीज़ है, अगर वो ना भी करेंगे, अगर वो ना भी सीखेंगे तो मसला हल हो जाएगा। और अगेन ये चीज़ उनके उसी फ्रेम ऑफ माइंड से उभरती है कि ये मसला जो है ये इस मरीज़ का है, डॉक्टर के पास हम इसको लेकर गए हैं, अब डॉक्टर इसकी कोई ओवरऑलिंग करके तो हमें दे देगा, और हम 100 डेज़ के बाद या 90 डेज़ के बाद जब इसको ले जाएंगे तो फिर ये मसला ख़त्म हो जाएगा और हमें दोबारा दरपेश नहीं होगा। एक तो फैमिली को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एडिक्शन का मसला जो है ये एक
फिजिकल इलनेस है, बिल्कुल डायबिटीज़ की तरह, और ये एक दायमी मर्ज है। दायमी मर्ज से मुराद है कि इसने हमेशा रहना है। ये एक प्रोग्रेसिव मर्ज भी है कि ये वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है, चाहे आप इसको ट्रीट करें या आप इसको ट्रीट ना करें, मर्ज जो है वो अंदर खाने आगे चलता रहेगा। अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो हम यूँ समझते हैं कि आप बीमारी के जो नुकसानात हैं उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, होल्ड पे कर लेते हैं और मरीज की ज़िंदगी में बेहतरी आने लगती है। लेकिन अंदर खाने बीमारी जो है वो चल रही है, लेकिन आप यूँ समझें कि वो सो चुकी है और अब कोई एक्टिव उसके नुकसानात पेशेंट को या फैमिली को भुगतने नहीं पड़ते। लेकिन अगर अनट्रीटेड है तो वक्त गुजरने के साथ साथ नुकसानात की तादाद जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, और फिर एक टाइम पे आएगा कि जिसमें पोटेंशली फेटल, हम इस बीमारी को भी समझते हैं कि एंड जो है वो काफ़ी दर्दनाक मौत हो सकती है, जो कि किसी ओवरडोज की वजह से है, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से है, या खुदकुशी की सूरत में है, या किसी के हाथों मर जाना है, या किसी वाइटल ऑर्गन्स के काम छोड़ देने से भी, फेलियर से है कि जिस्मानी हालत इस कदर ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि किडनीज फेल हो जाती हैं, लीवर डैमेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। क्योंकि जो भी पेशेंट्स ड्रग एडिक्शन के मर्ज में मुब्तला होते हैं उनका समझें कि वाइटल ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता खोखले नजर आते हैं, जबकि बाहरी ढांचा आपको ठीक नजर आता है, और किसी भी टाइम पे कोई भी स्ट्रोक हो सकता है जिससे वो पेशेंट जो है वो जान से भी जा सकता है। सो अगर मुख्तसर हम ये कहें तो एक दर्दनाक मौत मुंतज़िर है हर गुजरते हुए दिन के साथ, अगर हम इस बीमारी को हल करने की कोशिश नहीं करेंगे। सो इसका मतलब है कि फैमिली को काउंसलिंग में आने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पेशेंट की जो इनसाइट है अपनी बीमारी के हवाले से वो थोड़ी देर से डेवलप होती है। वो ये माइंडसेट लेके इलाज में आता है कि मैं नशा कर रहा हूँ, मैं जाऊँगा 15-20 दिन में मैं नशा छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं फिर दोबारा से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता हूँ और थोड़ा बहुत नशा मैं करता रहूँगा। आजकल मैंने कुछ ज़्यादा करना शुरू कर दिया है, या कम से कम मेरे घर वालों को तसल्ली हो जाएगी कि मैं किसी इलाज में गया हूँ, और उसके बाद अगर मैं नशा करूँगा तो ये मुझे कह नहीं सकते कि तुम इलाज में जाओ, क्योंकि मैंने बताऊँगा कि देखो इलाज तो कामयाब होता नहीं, तो अब मुझे कोशिशें कर लेने दें जिससे मैं अपने मसले को खुद ही हल कर लूँगा। सो ऐसे में फैमिली को ज़रूर इलाज के अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अहले खाना वो लोग हैं जो कि ज़्यादा बेहतर जहन के साथ उन तमाम मालूमात को सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं, अपने रवैयों को भी चेंज करते हैं, और उसके साथ साथ जो अहले खाना की तरफ से मदद की ज़रूरत होती है मरीज़ को, वो मदद भी उस तक पहुंचती है। वो ऐसे बहुत सारे काम उसे नहीं करने देते जो कि मर्ज उसका कहता है पेशेंट का कि ये करने की तरफ जाओ, जैसे पुराने दोस्तों से मिलने में रुकावट पैदा करते हैं, जैसे उसे नशे की जो आमदोरफ्त है घर के अंदर उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, वो अपने गुस्से को भी ठंडा करते हैं, वो अपने रवैयों को भी बेहतर करते हैं, वो इनेबलिंग और प्रोवोकिंग से बाज आते हैं, वो अपने पेशेंट को मेरिट के ऊपर डील करना सीखते हैं। वो ये भी सीखते हैं कि पेशेंट की ज़िंदगी में नशे की वजह से जो नताइज आ रहे हैं, जो नुकसानात हो रहे हैं, वो पेशेंट को ही फेस करने चाहिए। वो बहाने बनाना छोड़ देते हैं अपने मरीज़ के लिए। इसी तरह अगर वो चोरी करता है या कोई क्रिमिनल केस उसका बनता है तो वो वहाँ जाकर उसे फौरी छुड़ाना छोड़ देते हैं, बल्कि वो पेशेंट को नशे की वजह से आए हुए नताइज को भुगतने देते हैं, ताकि पेशेंट सबकॉन्शियसली लर्न करे कि इन तमाम जो गड़बड़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं उनका एक कनेक्शन जो है वो मेरे नशा करने के साथ भी है। लेकिन जब अहले खाना इनेबलिंग या प्रोवोकिंग करते रहते हैं तो मरीज़ ये नहीं सीखता कि उसके नशे की वजह से ज़िंदगी ख़राब हो रही है, वो सिर्फ ये सीखता है कि नशा अभी वो कर सकता है, क्योंकि अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा होते तो फिर वो नशा ज़रूर छोड़ देता, लेकिन अभी चूंकि मसले नहीं हैं तो नशा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उसको ये पता नहीं होता कि मसले जो हैं वो फैमिली अपने तौर पे मैनेज करने की कोशिश कर रही होती है। सो अगर अहले खाना काउंसलिंग में आते हैं तो वो ये तमाम बिहेवियर्स के बारे में लर्न करते हैं कि क्या चीज़ें उनके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हैं और क्या चीज़ें उनके बच्चे के लिए नुकसान देती हैं, किन रवैयों को छोड़ना उनके लिए बेहतर है और किन रवैयों को प्रमोट करना, इनकरेज करना और डेमोन्स्ट्रेट करना उनके प्यारे की ज़िंदगी बचाने में कारगर साबित हो सकता है। सो अगर फैमिली ये नहीं सीखेगी तो पेशेंट चाहे 6 माह का इलाज ले ले, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, और जब वो बाहर जाता है तो चूंकि फैमिली ये चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती तो वही माहौल के अंदर जब जाएगा वही चीज़ें दोबारा से करेगा तो इवेंचुअली नशा करना भी उसके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक जो घर वाले करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब फैमिली आती है तो शुरू में जब वो बहुत ज़्यादा उनकी लर्निंग भी नहीं होती कोई इस मसले के मुतालिक, तो वो बड़ी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनका असर हम बहुत ख़राब देखते हैं मरीज़ पर भी और बीमारी पर भी, जिनमें से एक है ब्लेम गेम। एक तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन के लिए ब्लेम गेम को डिफ़ाइन कर दें, और ख़ास तौर पे जब घर वाले
आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं। पेरेंट्स होते हैं तो माँ फादर के ऊपर, फादर मदर के ऊपर। इसी तरह बाज़ औक़ात मरीज़ के दोस्तों के ऊपर ब्लेम किया जा रहा होता है, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी पे ब्लेम किया जा रहा होता है, या ख़ुद मरीज़ पे ब्लेम किया जा रहा होता है कि इसने कोई बहुत ही गंदे काम किए हैं, बहुत ही ख़राब हरकतें इसकी रही हैं। तो इस ब्लेम गेम का क्या इफ़ेक्ट आता है मरीज़ के ऊपर और उसकी उस रिकवरी पे जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशियस है उसके लिए आगे चल के ज़िंदगी में? अच्छा, जब भी घर में कोई मसला आता है तो तमाम लोग जो हैं, मेरे और आपके समेत, हम वजह ढूंढने लग जाते हैं कि वजह क्या बनी जिसकी वजह से हमें ये मसला आया। जब भी क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो उसमें नंबर 1 स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आप उस क्राइसिस को मैनेज करें, और जब वो क्राइसिस मैनेज हो जाए तो फिर आप आराम से बैठ के तो वजह भी ढूंढने लगें। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर किसी जगह पे आग लग जाती है तो वहाँ पे मौजूद लोगों की पहली कोशिश होगी कि वो उस आग को बुझाएं, चाहे उन्हें बाहर से कोई मदद लेनी पड़े, फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़े, आप उस आग को बुझाते हैं। और जब आग बुझ जाती है तो फिर आप देखते हैं कि ये आग लगी कैसे थी, क्या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था, क्या किसी ने आग लगाई थी, क्या किसी ने सिगरेट फेंका था जिसकी वजह से ये आग लगने की तरफ गई है। सो जो भी वजूहात हैं वो आप बाद में बैठ के तो ट्रेस आउट करते हैं ताकि उन वजूहात को एलिमिनेट किया जाए जब आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर उसका बिल्ड करते हैं। जब भी घर के अंदर नशे का मसला आता है तो चूंकि फैमिली उसको बुराई कंसिडर करती है और फैमिली ये भी कंसिडर करती है कि अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनके बच्चे ज़िंदगी में बेहतर चीज़ें करते नजर आएं। और अगर बच्चों के रवैयों में कोई ख़राबी है, अगर बच्चा नशा करना शुरू हो जाता है तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद वो बतौर पेरेंट्स फेल हो गए हैं अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करने में। जबकि नशे को जब हम एक बीमारी कंसिडर करते हैं तो इसमें तरबियत का कोई जिक्र नहीं है कि ये गलत तरबियत की वजह से बीमारी होती है, बल्कि ये बीमारी कुछ जीन्स की वजह से होती है जो किसी भी बच्चे के अंदर जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर मौजूद होते हैं। और जब भी वो एक्सपेरिमेंटेशन करता है ड्रग्स के साथ, चूंकि उसके अंदर जीन्स मौजूद हैं तो वो जल्दी से सरफेस के ऊपर भी ज़रूर आएंगे, जल्दी ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके बॉडी के अंदर एक महसूस सेट ऑफ जीन्स नहीं है तो चाहे वो जितना भी नशा करेगा, हर रोज़ नशा करेगा, उसे ज़्यादा नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो थोड़ा बहुत नशा कभी कभार करता है या हर रोज़ करता है और उसकी ज़िंदगी में बड़े मसाइल नहीं आते। आल्दो के हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस कुछ सालों के बाद ज़रूर उसको फेस करने पड़ सकते हैं, और लेकिन कोई बड़े मेजर क्राइसिस उसकी ज़िंदगी में ताज़ा नमूदार नहीं होते। बड़ी आसान सी चीज़ है कि जब भी कोई मसला होगा तो हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इसमें तुम्हारा कसूर ज़्यादा था या मेरा कसूर ज़्यादा था। और जब भी हम बात करते हैं, किसी दूसरे पे फिंगर पॉइंट करते हैं, तो हमारे यहाँ जिम्मेदारी लेने का अवसर लोगों के अंदर थोड़ा कम है। हम ये नहीं सोचते कि अगर किसी ने मुझ पर कोई बात की है तो मैं सोचूं कि क्या मेरे रवैये के अंदर कोई फॉल्ट था। हम फौरी तौर पर डिफेंसिव होते हैं और अपना जो नज़ला है वो दूसरे पे फेंकते हैं कि नहीं ये मैं नहीं था, ये तुम थे। इसी तरीके से जिस भी घर में नशे का मसला होगा वहाँ पे ब्लेम गेम भी ज़रूर होगी। वहाँ पे तमाम अहले खाना एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुम ध्यान रखते तो बेहतर होता। और माँ कह रही होगी बाप को कि मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा बड़ा हो गया तो आपको भी ज़रूर इसको कुछ इसकी तरबियत करने की ज़रूरत है। बाप कह रहा होता है कि तुमने तरबियत नहीं इसकी की, तुमने इसको देखा नहीं, तुमने इसके ऊपर पर्दा पोशियाँ काफ़ी करने की कोशिश की जिसकी वजह से हालात ये ख़राब हुए। ये सारी बातें जब मरीज़ भी सुनता है तो अब उसको भी अपने ज़्यादा नशा करने की कोई वजह चाहिए, तो वो सोचने लगता है कि हाँ शायद मेरी चूँकि तरबियत अच्छी नहीं हुई और इसमें मेरे वालिदैन का फॉल्ट है। तो वो भी जब पेरेंट्स उसको कहते हैं कि तुम क्यों देर से घर आते हो, क्यों ड्रग्स करते हो, क्यों तुम हमारे लिए बदनामी का बाइस बनते हो, तो वो उन्हें कहना शुरू करता है कि चूंकि आपने मेरी तरबियत ठीक नहीं की तो इस वजह से मैं करता हूँ, चूंकि आपने मुझे बचपन में प्यार नहीं दिया मैं इस वजह से करता हूँ, चूंकि आपने मेरे साथ दूसरे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया, मुझे मेल ट्रीट किया तो मैं इस वजह से करता हूँ। सो ये ब्लेम गेम जो है वो पूरे घर में फिर चलना शुरू हो जाती है। अगर साथ में कोई बच्चा मैरिड है और वो ड्रग्स करता है तो इस ब्लेम गेम के अंदर जो घर की बहू है वो भी आ जाती है और फैमिली का ख्याल होता है कि चूंकि अब बहू है तो बहू की जिम्मेदारी थी कि वो उनके बेटे को ट्रीट करे, तो बहू नहीं कर सकी, इस वजह से वो ड्रग्स करता है। और अगर वो ड्रग्स करता है तो घर वाले बहू को कहते हैं कि तुम इसको कहो कि नशा छोड़े, और वो जब बीवी के कहने पे भी नशा नहीं छोड़ता तो घर वाले समझते हैं कि बीवी शायद कहती नहीं है, वो खुश रहती है कि ये नशा करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे, तो तभी वो इस घर के अंदर अपनी हुक्मरानी के साथ चल सकती है। हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब मसला ताज़ा है आपके घर में तो पहले तमाम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि मिलजुल कर इस मसले को सॉल्व कर लें। जब 2-4 साल में आपका ये मसला सॉल्व हो जाए तो फिर आप बैठें और देखें कि इसकी वजह क्या थी।
और साइंस ये बताती है कि किसी के अंदर भी नशे का मर्ज डेवलप होने की वजह जेनेटिक उसके इन्वॉल्व हैं कि जीन्स के अंदर मौजूद है और किसी ना किसी जगह वो एक्सपेरिमेंट कर लेता है ड्रग्स को, तो उसके अंदर नशे की बीमारी जो है वो नमूदार हो जाती है। इसमें किसी भी जीरो शख्स का कोई भी हिस्सा नहीं होता जो कि आप उसको जिम्मेदारी देने की तरफ जाएं। सो बजाय के ब्लेम गेम हम एक दूसरे पे करें, एक दूसरे पे फिंगर पॉइंट करें, हमें करना ये चाहिए कि हम जिम्मेदारी उठाएं कि तमाम अहले खाना में अगर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं तो हर एक का कुछ ना कुछ रोल बनता है। अगर हम सिर्फ अपना रोल जो है वो पहचान लें और उस रोल को अदा करें तो हमारा बच्चा या हमारा लव्ड वन जो है वो नशे की बीमारी से आहिस्ता आहिस्ता हम उसे रिकवरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात फैमिली जो है वो बड़े मज़ेदार किस्म के ब्लेम घड़ के तो दूसरों पर लगाने की तरफ जाते हैं। हमें जहन में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी पे फिंगर पॉइंट करते हैं या ब्लेम डालते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैं। इसका मतलब है कि हम अपना किरदार भी रिकवरी के अंदर जो है वो भी अदा नहीं कर रहे और दूसरा तो कर नहीं रहा लेकिन हमने भी करना छोड़ दिया है। सो हमें हमेशा नशे की बीमारी का मसला हल करने के लिए या ज़िंदगी में कोई भी बड़ा मसला आ जाता है तो हमें खुद से बार बार सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि एम आई पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, या मैं सोल्यूशन का हिस्सा हूँ या मैं मसले का हिस्सा हूँ। दोनों में से कोई एक चीज ही आप हो सकते हैं, अब दोनों चीजें नहीं हो सकते। सो हमेशा अपने आप को सोल्यूशन का हिस्सा बनाने की तरफ जाएं। मसले का हिस्सा अगर आप बनाएंगे तो मसला कभी भी हल नहीं होगा। अच्छा, एक और भी एस्पेक्ट है कि फैमिली ड्यूरिंग रिकवरी पेशेंट को पास्ट मिस्टेक्स बहुत याद दिलाती है, तो उसकी वजह से फिर वो भी काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है उसकी रिकवरी। ऐसा है कि जैसे पास्ट के बारे में जब भी हम ट्रीटमेंट के अंदर होते हैं तो या ट्रीटमेंट के बाद भी हम फैमिली को ज़रूर ये कहते हैं कि जो भी अहम मसले हैं उनके ऊपर ज़रूर बातचीत करें, लेकिन अहम मसलों को अखलाकियात के पैमाने से मत मापें। ठीक, फ़र्ज़ करें कि हम ये एज्यूम करते हैं कि जब भी कोई शख्स किसी नशे की बीमारी के अंदर मुब्तला होता है तो वो झूठ भी बोलना सीख लेता है क्योंकि उसने अपनी बीमारी को कवर करना होता है ताकि वो नशे जारी रख सके। इसके अलावा कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी भी उसके पार्ट पे ज़रूर होती है। फिर कहीं ना कहीं अगर वो एडल्ट है तो कहीं ना कहीं पे कोई इनफिडेलिटी का मसला भी ज़रूर उसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा गैर जिम्मेदाराना रवैया भी उसका ज़रूर रहता है। सो बाज़ औक़ात मैंने देखा है कि फैमिली ये मैसेज पेशेंट को देती है कि तुम नशा करते हो तो ठीक है, लेकिन ये जो तुम झूठ बोल रहे हो ये अनएक्सेप्टेबल है। सो हमें देखना चाहिए कि हमारा वास्ता किसी अहलाकी मसले के साथ नहीं है, एक मेडिकल कंडीशन के साथ है जिसको हमने सेहत और बीमारी के पैमानों से मापना है। उसके लिए हम अहलाकियात के पैमानों से उसको नहीं नाप सकते। आपकी अहलाकियात जितनी भी अच्छी हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन दूसरे की अहलाकियात अगर वीक हैं तो हमें देखना है कि पीछे क्या कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो वीक हैं। बिकॉज़ हम नॉर्मली भी ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी झूठ का सहारा तमाम ही लोग ले रहे होते हैं, जिसमें बहुत अच्छी आला कदरें रखने वाले लोग भी शामिल हैं और बहुत कम अहलाकी कदरें रखने वाले लोग भी शामिल हैं। लेकिन जहाँ पे डायबिटीज़ का मसला होगा, जहाँ पे नशे की बीमारी का मसला होगा, वहाँ पे लोग डायबिटीज़ के अंदर केक झूठ बोल के भी खा लेते हैं। वो चोरी छुपे भी केक खाने की तरफ जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि रात को फ्रिज के अंदर लोग उठते हैं घरों से और वो खा रहे होते हैं केक। लोग मिन्नतें भी करते हैं कि खाने को कुछ दो। जैसे अक्सर औक़ात एक बच्ची है जिसका कि डायबिटीज़ का इलाज बहुत अच्छा रहा और अभी वो काफ़ी अहम लेवल पे है, तो पिछले दिनों कोई उसकी सर्जरी थी जिसकी वजह से उसकी शुगर जो है वो दोबारा बढ़ गई। तो वो डॉक्टर साहब को अक्सर कॉल कर रही होती थी और कह रही होती थी, डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दे, मैं आधा कबाब खा लूँ। तो मुझे काफ़ी उस पर आता था और मैं कहती थी बेचारी किन मसलों में पड़ी हुई है ये। और आपका दिल चाहता है बहुत सारी चीज़ें करने को, लेकिन आपने उससे अपनी बीमारी के हवाले से देखना है कि क्या चीज़ बीमारी में बढ़ावा कर रही है या क्या चीज़ बीमारी से हमारे बच्चे को बेहतरी की तरफ लेकर जा रही है। तो अखलाकी पैमानों को छोड़ दें और मेडिकल पैमानों को नापें, जैसे कोई डॉक्टर नापता है। जब भी उसके पास कोई शख्स आता है तो वो ये नहीं देखता कि ये अच्छा था शख्स या ये बुरा था, वो देखता है कि इसको तकलीफ है, इसकी शुगर बढ़ी हुई है, उसने शुगर का इलाज करना है। ये नशा करता है, नशे की सिम्टम्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो उसने नशे की बीमारी का इलाज करना है। वो अनकंडीशनल बगैर किसी अजम्पशन के वो उसको मर्ज समझते हुए उसका इलाज करेगा, वो उसको कभी भी बुरा शख्स नहीं समझेगा। तो यही चीज़ फैमिली को भी सीखने की जरूरत है। ये जो आप अभी डिस्कस कर रही हैं कि मुआलिज की नज़र से देखना शुरू करें, इसी से रिलेटेड मेरे जहन में एक बड़ा ही अहम क्वेश्चन आ रहा है कि
फैमिली की एक नीड होती है कि वो अपने प्यारे को एकदम से ठीक देखना चाहती है, और ख़ास तौर पे जब वो किसी प्रॉब्लम को एज्यूम करके या उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट सेंटर ले आती है, तो उसको ऐसे लगता है कि बस हमने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अब ट्रीटमेंट सेंटर को कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि ये फौरी तौर पे ठीक हो जाए। और ये जो क्विक फिक्सेस फैमिली एक्सपेक्ट कर रही होती है, ये जो फौरी उनको नताइज चाहिए होते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है पेशेंट के लिए भी। और देखिए, एक चीज़ हम फैमिली को बार बार बताते हैं और बताने की ज़रूरत भी पड़ती है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बना लें। ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखें जिससे आप बेहतरी की तरफ जा सकें और आपके दिल में कोई रंज पैदा ना हो, आपके दिल में कोई दुख तकलीफ़ ना हो कि ये पेशेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और मैं जब भी फैमिली से बात करती हूँ तो मैं यूजुअली उन्हें कहती हूँ कि देखो, अपने पेशेंट को 0 से 100 के स्केल में देखें कि कितनी इसके अंदर बेहतरी है। और जब भी कोई पेशेंट 100 डेज का ट्रीटमेंट कंप्लीट करता है तो मेडिकल किताबें ये बताती हैं कि उसके अंदर 20 to 25% बेहतरी होती है, जिसमें जिस्मानी बेहतरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो उसकी रिकवरी का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि नशे की बीमारी में ब्रेन एक ऐसा सिग्निफिकेंट पार्ट है बाकी वाइटल ऑर्गन्स की तरह जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। सो इसका मतलब है कि मरीज़ के अंदर जो बिहेवियर हैं वो थोड़े आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने की तरफ जाएंगे, मरीज़ के अंदर अखलाकी कदरें आहिस्ता आहिस्ता उजागर होंगी, मरीज़ के अंदर नशे की क्रेविंग थोड़ी अभी आगे भी परसिस्ट करेगी। सो हमें देखने की ज़रूरत ये है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हम रियलिस्टिकली अपने पेशेंट की प्रोग्रेस को वॉच कर सकें। जब भी कोई पेशेंट नशा छोड़ता है तो फैमिली बड़ी खुश हो जाती है कि अच्छा, अब ये ज़बरदस्त हो गया, इसने बिल्कुल नशा छोड़ दिया, अब ये आइंदा नहीं करेगा। और जैसे ही पेशेंट दोबारा नशा शुरू करता है तो फैमिली कहती है कि ये तो बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है, ये तो बड़ा ही ख़राब है। चाहे अभी उसने एक ही दफ़ा नशा किया हो तो फैमिली पूरे ट्रीटमेंट पे बिग क्रॉस लगाने की तरफ जाती है। एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए बतौर फैमिली मेम्बर भी कि नशे की बीमारी जो है ये कोई एक्यूट मर्ज नहीं है, ये एक क्रॉनिक मर्ज है, दायमी मर्ज है, जिसका मतलब है कि लाइफ टाइम जो चीज़ चलनी होती है तो आपने इनिशियल उसकी मैनेजमेंट सीखनी है ताकि आप थेराप्यूटिकली अपने पेशेंट को ट्रीट कर सकें, और पेशेंट ने भी मैनेजमेंट सीखनी होती है ताकि वो इस लंबे अरसे की बीमारी के साथ जो ज़िंदगी भर चलनी है वो उसके साथ रहना सीख ले और वो अपनी बीमारी को खुद मैनेज करना सीख ले। यानी वो एक मेकशिफ्ट काउंसलर का रोल भी अडॉप्ट करता है ग्रेजुअली आगे चल के, जैसे जैसे उसकी सैनिटी बेहतर होती है। लेकिन पहला 1 साल जो है वो पेशेंट के लिए काफ़ी दुश्वार होता है, जिसमें एक आध दफ़ा अगर पेशेंट ड्रग यूज़ करता है तो आप ज़ीरो पे उसको मत कंसिडर करें, बल्कि उसके साथ नशे के मौजू पे दोबारा बातचीत करें ताकि वो उस मसले को सेटल करके तो अपनी रिकवरी को आगे की तरफ लेकर जाना शुरू कर दे। सो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखें। ये प्रॉब्लम जो है वो इंडोर में भी आती है, लेकिन इंडोर से ज़्यादा आउटडोर में आती है कि जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं आउटडोर बुनियादों पर और पेशेंट इलाज में भी आ रहा है और साथ में वो ड्रग भी कर रहा है, तो फैमिली 2-4 दफ़ा के विजिट में तो समझती है कि हाँ ये ठीक है, लेकिन फिर वो कहना शुरू हो जाती है कि ये कब तक चलेगा, ये ड्रामा कब तक रहेगा कि वो काउंसलिंग में भी आ रहा है और वो नशा भी कर रहा है। और नशे में भी वेरिएशंस आती हैं, बाज़ औक़ात वो ज़्यादा नशा करना शुरू कर देता है, बाज़ औक़ात वो कम नशा करता है और फिर वो ज़्यादा करना शुरू कर देता है। सो एक वेरिएशन सी उसके अंदर रहती है। सो हम फैमिली को शुरू में ही बता देते हैं कि देखिए इसने आते ही नशा नहीं छोड़ना, ये कोई 4 से 6 माह का अरसा लगेगा जिसमें नशा आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़िंदगी से ख़त्म होगा और फिर ये इस चीज़ को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा है कि जब ट्रीटमेंट सेंटर से मरीज़ बाहर जाता है और वो इलाज के नतीजे में कोई खुशबाश इंसान के तौर पे नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये जो लिमिटेशंस हैं ख़ास तौर पे जब एडिक्शन के थ्रू किसी सब्सटेंस की वजह से बार बार प्लेयर सेंटर हिट होके ब्रेन के केमिकल वेस्ट हो चुके होते हैं, तो एक लंबे अरसे तक मरीज़ आपको डिप्रेशन में नज़र आता है। अच्छा, फैमिली हमसे बार बार ये शिकायत भी करती नज़र आ रही होती है कि इसका मूड ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं रह गया, ये बहुत ज़्यादा बातचीत में हिस्सा नहीं लेता, ये बुझा बुझा सा रहता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी लो हो गई है, तो ये क्यों फौरी तौर पे ठीक नहीं हो रहा। ये भी उनकी अपनी एक नीड होती है कि वो चाहते हैं कि बच्चा उनका हमेशा खुश नजर ये वही अनरियलिस्टिक
एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली का ख्याल होता है कि अब हम चूंकि इलाज में ले आए हैं तो यहाँ पे नशा भी वो फौरन छोड़ देगा और वो बिल्कुल पहले जैसा बल्कि पहले से भी ज़्यादा अच्छा शख्स बन जाएगा। वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगेगा और वो फैमिली के साथ भी हाँ जी करके बात करेगा। वो अपनी जिम्मेदारियां भी फौरन ही ले लेगा और सारी चीज़ों को मैनेज करेगा और वो फैमिली का बड़ा थैंकफुल होगा कि उन्होंने इलाज के लिए उसको लेकर आए। जबकि रियलिटी में ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी में आती हैं। और शुरू में जब फैमिली कोई नशा छुड़वाती है अपने पेशेंट से तो वो इस रंज में होता है कि अब मैं नशे के बगैर सर्वाइव कैसे करूँगा। हमें तमाम, जब हम नशा करना या ना करना ये कोई एक इंडिकेटर है रिकवरी का, इसके अलावा कोई 10 इंडिकेटर हैं कि क्या पेशेंट अपने मूड मिजाज को मैनेज कर लेता है या नहीं कर पाता नशे के बगैर, क्या उसने जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दी हैं, क्या वो अपने दिल के हालात बड़ी आसानी के साथ कंफर्टेबली अपनी फैमिली के साथ शेयर करना शुरू हो गया है या नहीं, या वो चुप चुप ज़्यादा रहने की तरफ जाता है। इसी तरीके से जिम्मेदारियां वो कितनी किस कदर लेना शुरू हो गया है या अभी उसे दुश्वारी है जिम्मेदारियां लेने में, हाँ ड्रग्स उसने छोड़ दिया है। सो देयर आर मेनी इंडिकेटर्स जो कि आपने देखने होते हैं कि क्या कोई पेशेंट रिकवरी के अंदर जा रहा है या वो रिकवरी से पीछे की तरफ सफर कर रहा है। नशा करना या ना करना कोई एक इंडिकेटर है, लेकिन फर्ज करें अगर बाकी तमाम इंडिकेटर्स वो पूरे कर रहा है और वो एक आध दफा स्लिप करता है, ड्रग यूज करता है, तो फिर परेशान होने की बजाय आप ज़रूर अब उसके मौलिक से रब्ता करते हैं और उसके साथ नशे के मौजू पे बात करते हैं कि देखो ये जो तुमने दोबारा किया है ये काफ़ी तकलीफ हमें देता है, इस तरह की चीज़ों में मत पड़ो क्योंकि हम काफ़ी लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। सो आगे की तरफ अपनी डायरेक्शन रखो, तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी है तो अपने काउंसलर से रब्ता करो। सो तमाम चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डील होने की तरफ जाएंगी। बिल्कुल, यानी क्विक फिक्स कोई नहीं है इस रास्ते में, और क्विक फिक्स अगर है तो वो फिर कोई ड्रग ही है। देखें दिली तमन्ना बहुत होती है कि कोई क्विक फिक्स हो जाए, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं तो कोई रोड मैप फॉलो करने से ही ये मसला हल होगा, कोई स्ट्रक्चर के थ्रू चलने से ही ये मसला हल होगा। प्रोफेशनल्स के पास भी आपको बताने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स के पास भी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि जादू की छड़ी लहराई और ये मसला सॉल्व हो गया। आप ये प्रोफेशनल्स की भी दिली तमन्ना हो सकती है, घर वालों की भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली आहिस्ता आहिस्ता ही कुछ SOPs पे काम करने से ही मसला हल होता है। कंपाउंड इफेक्ट। लेकिन ये एक गुड न्यूज़ ज़रूर फैमिली के लिए है कि अगर कोई फैमिली डेडिकेटेड रहती है इस मसले को सुलझाने के लिए तो वो इवेंचुअली इस मसले को सॉल्व कर लेती है। एक और चीज़ फैमिली को अपने जहन में रखने की ज़रूरत है कि जितना पेशेंट डेडिकेटेड होता है नशा करने के लिए, उतनी फैमिली डेडिकेटेड नहीं होती कि उसको नशा छुड़वाएं। फैमिली डेडिकेटेड होती है टेम्परेरीली कि मसला फौरन कुछ दिनों के अंदर अंदर वो कुछ एक धावा बोल के तो उस मसले को हल कर लें। सो फैमिली को भी अपने अंदर वही डेडिकेशन रखनी चाहिए जो डेडिकेशन बीमारी पेशेंट के अंदर रखती है कि पेशेंट कहता है कि कुछ भी सूरत बनेगी नशा मैंने ज़रूर करना है, तो फैमिली को भी ये अपना पैराडाइम चेंज करने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो जाएगा, इसको नशे की बीमारी से हमने बाहर इसको लेकर आना है। जितनी भी लंबी जिद्दोजहद करनी पड़े, जो भी इन चीज़ों के ऊपर हमें करना पड़ेगा हम करेंगे ताकि हमारा प्यारा जो है वो नशे की बीमारी से रिकवरी की तरफ सफ़र करना शुरू करे। एक चीज़ यहाँ मैं भी ऐड करना चाहूँगी अपने नाजरीन की सहूलत के लिए कि जो जद्दोजहद वो एक्टिव एडिक्शन में कर रहे होते हैं उस जद्दोजहद से बहुत ही कम एफर्ट मांगती है एक्टिव ट्रीटमेंट की जद्दोजहद। तो ये आप अपने ये डिसीजन खुद बनाएं कि आप उस रास्ते पे जाना पसंद करेंगे जहां आपकी जो मेहनत है उसका कोई असर नहीं होगा, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही आपको झेलने पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपकी बात से पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात फैमिली जब हमारे पास इलाज में आती हैं और अभी कोई 3-4 माह गुजरते हैं और कोई कामयाबी खातर ख्वाह नहीं मिलती, वो छोटी छोटी कामयाबियां मिल रही होती हैं जिसे वो कोई अहम नहीं कंसिडर कर रहे होते। सो ऐसे में फैमिली बार बार बात करती है कि इतना अरसा हो गया ये ड्रग्स कर रहा है, इतना अरसा हो गया, 10 साल हो गए। तो हम फैमिली को बार बार बताते हैं कि देखें आपने यहाँ आने से पहले जो जिद्दोजहद की थी वो अपने तौर पे अपनी किसी डायरेक्शन में की थी, उसको आप हिस्सा मत बनाएं। जो अभी जिद्दोजहद आपने स्टार्ट की है मेडिकल बुनियादों के ऊपर और जिससे आप अपने पेशेंट को बेहतर करने की एफर्ट्स कर रहे हैं, उस जिद्दोजहद को अलहदा कर दें। जब आप अलहदा करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मसला कोई 2-4 महीनों के अंदर हल होने वाला नहीं है। एटलीस्ट इसमें पहला 1 साल तो आपको बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है अपने पेशेंट के साथ, उसकी रिकवरी को बेहतर बनाने के लिए एक्टिव कोशिशें चाहिए। और जो दूसरा साल है उसमें आप थोड़ी पैसिव एफर्ट्स कर रहे होते हैं,
तो आपका पेशेंट जो है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, वो फिर अपना सफ़र अपनी मोटिवेशन के तहत करना शुरू कर देता है। पेशेंट जब रिकवरी के सफ़र में होता है और उसमें कोई ग्लिचेस आते हैं और उसकी स्ट्रगल में कोई उससे मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने देखा है कि कुछ फैमिलीज़ या पेरेंट्स स्पेशली उसको पर्सनलाइज कर लेते हैं और कोई अपना ईगो इशू बना लेते हैं, और उनका एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमने चूँकि इस पर इतना इन्वेस्ट किया, टाइम, मनी, एनर्जी, तो ये हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, और एज ए रिज़ल्ट वो एक तो अपनी कम्युनिकेशन लाइंस उसके साथ बंद कर देते हैं और फॉलोअप को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या? अच्छा, इसमें दो चीज़ें, दो नुकात हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगी आपके सवाल के हवाले से। एक तो फैमिली जो मुश्किल चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर, एक्टिव एडिक्शन के अंदर ख़ास तौर पे फैमिली उन पे बातचीत नहीं करती, फैमिली कंफर्टेबल फील नहीं करती कि वो उन चीज़ों पे बात करें। जैसे फ़र्ज़ करें अगर चोरी पेशेंट करता रहा है तो फैमिली को उस मौजू पे ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। अगर पेशेंट घर देर से आता है तो फैमिली को ज़रूर उस मौजू पे बातचीत करनी चाहिए। अगर पेशेंट फैमिली की दी गई आसाइशों को ज़रूर अपनाना चाहता है लेकिन फैमिली की बात नहीं सुनना चाहता तो इस मौजू पे ज़रूर बातचीत करनी चाहिए। फैमिली को जब भी कहा जाता है कि आप इन मौजूआत पे बात करें तो पहले तो वो बात करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फील करते हैं। फ़र्ज़ करें जैसे मैं अगर किसी फैमिली से बात करती हूँ कि अच्छा ये बातें आपने कल जाके अपने प्यारे से करनी है क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज़ हैं तो इस पे बातचीत होनी चाहिए, तो आम तौर पे वो बातचीत कल नहीं होती बल्कि वो 6 दिन के बाद होती है, और 6 दिन में उनका अपना भी जो बातचीत करने का जो पूरा एक उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई होती है वो स्ट्रैटेजी डिम हो जाती है, मोटिवेशन उनकी कम हो जाती है, और वो इस तरह बातचीत करते हैं कि जैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी लेकिन चूंकि अब बात करनी है तो हम कर देते हैं, और वो असल मौजू पे बात नहीं करते। असल मौजू है कि ये आपके नशे की वजह से आपके रवैयों में जो तब्दीलियां आती हैं, सो एडिक्शन जो है या अल्कोहलिज्म असल मौजू है, बल्कि वो असल मौजू पे बात करने की बजाय इर्द गिर्द बात कर रहे होते हैं कि तुम देखो देर से आते हो, तो बच्चा कहता है कि जी मैं देर से आता हूँ, आजकल सारे बच्चे देर से आते हैं, नहीं तुम्हें टाइम पे आने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी आप भी कभी टाइम पे घर, मैंने आपको आते नहीं देखा तो मैं टाइम पे क्यों आऊँ। सो आप इस तरह एक क्रॉस टॉक में चले जाते हैं, जो असल मौजू है वो कहीं पीछे रह जाता है और आप उसके पैराफर्नीलिया के अंदर घूमते फिरते कहीं और ही निकल जाते हैं। और जब आप काउंसलर से रब्ता करते हैं कि हमने तो बात की थी तो वो तो ये कह रहा था, वो तो ये कह रहा था, तो फिर मैं उन्हें पूछती हूँ कि क्या आपने उसे बताया कि ये एडिक्शन की वजह से है, तो वो कहते हैं हाँ वो समझ ही गया होगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ये समझने वाली कोई बात नहीं है। पेशेंट जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस होता है, अगर वो 24 आवर्स नहीं होता तो कम से कम वो 8 घंटे ज़रूर अंडर द इन्फ्लुएंस होता है। उसका जहन एक नॉर्मल बंदे के जहन की तरह नहीं सोचता, वो बहुत सारी चीज़ों को उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करता जैसे कि हम आम लोग करते हैं कि किसी भी बात के सब टेक्स्ट के पीछे देखेंगे कि उसमें क्या बात है, एक्चुअल क्या चीज़ है जो ये बताना चाह रहे हैं। सो जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं आपको डायरेक्टली करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे नशे की बीमारी के ऊपर ज़रूर बातचीत करनी चाहिए, और बात करने से आहिस्ता आहिस्ता आपको बात करनी आ जाती है। जो चीज़ें आपके लिए शुरू में डिफ़िकल्ट होती हैं, अगर आप उन मौज़ूआत पे बात करते हैं तो वो आपके लिए आसान होना शुरू हो जाता है, जबकि आपके मरीज़ के लिए फ़ायदा ये चीज़ है कि उन मौज़ूआत पे बात ना हो ताकि नशे उसके लिए आसान होते रहें। सो जब आप बार बार उन चीज़ों पे बातचीत करते हैं तो इवेंचुअली ये चीज़ें जो हैं आपके पेशेंट के लिए नशा करना मुश्किल बना देती हैं, जब आप नशे के मौजू पे उसके साथ बार बार बात करते हैं। लेकिन अगर आप बात नहीं करते तो आपके लिए बात करना मुश्किल और उसके लिए नशा करना ज़्यादा आसान होता चला जाता है। अच्छा, मैंने देखा है फैमिली को बड़ी हेजिटेशन भी होती है जब वो सब्सटेंसेस का नाम ले रहे होते हैं, जैसे वो कहते हैं वो कोई गंदी सी चीज़ इस्तेमाल करता था, हालांकि पेशेंट को घर में शराब इस्तेमाल करते हुए 20 साल गुजर गए हैं। हाँ। मगर फैमिली हिचकिचाती है उन चीज़ों का नाम भी लेने से। दूसरा ये सेग्रीगेट करना ना डिजीज को इंसान से, वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। फैमिली के लिए असल में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल काम है कि उनका प्यारा जो उनका बच्चा है या बाप है या बेटा है या बेटी है वो नशा करता है। ये काफ़ी बड़ा स्टिग्मा होता है किसी भी फैमिली के लिए, और यही एक वजह है जिसकी वजह से फैमिली जल्दी किसी माहिर से भी रब्ता नहीं करती, वो उसे अंदर खाने ही सुलझाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे मसला और बढ़ जाता है। एक चीज़ ये भी है कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जो कि रिकवरी को अचीव कर लेती हैं वो भी दूसरों से बात नहीं करती कि हाँ हमने किसी जगह से हेल्प ली थी और अपना मसला सॉल्व कर लिया था। सो जहाँ पे ऐसी फैमिलीज जो कि एक्टिव एडिक्शन में होती हैं वो अपने मसले पे बात नहीं करती, वहाँ पे जो फैमिलीज अपना मसला हल कर चुकी होती हैं और उस पर फिर बात नहीं करती,
मेरे ख्याल में जो मसला हल कर चुकी हैं उन्हें भी ज़रूर बात करनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इंकरेजमेंट मिले कि हाँ ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है जो कि सिर्फ उन्हीं के साथ हुई है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुई है और लोग इसमें से अच्छे तरीके से बाहर निकल गए हैं, अपने मसलों को उन्होंने हल कर लिया है। सो ज़रूर बातचीत करने की तरफ जाएँ। सेकेंड एक चीज़ ये है कि जब भी हम बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो कोई अच्छी बातें आपके साथ अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो बाज़-औक़ात ऐसी बातें करता है जो आपको बहुत तकलीफ देती हैं। यानी वो ये बात कर सकता है, अगर आप उसे कहते हैं कि देखो तुम अपने ड्रग्स वगैरह के इन चीज़ों को छोड़ो क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हैं और हम इस पर बातचीत करते रहेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होगा, तो वो उन्हें उनकी कोई गलती याद दिलाता है और कहता है कि देखिए आपके अंदर भी तो ये खराबियां हैं ना, आपके अंदर भी तो ये बुराइयां हैं ना, अगर मैं नशा करता हूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप भी तो कोई ज़्यादा पाकीज़ा नहीं है। सो पेरेंट्स उन चीज़ों को अपने दिल पे लेते हैं और समझते हैं कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल ही ठीक कह रहा है, जबकि फैमिली को ये समझने की ज़रूरत है कि पेशेंट जब भी नशे के ज़ेरे असर बात करता है तो वो असल में आपको मैसेज कन्वे करता है कि बैक ऑफ कर जाएं, मेरे साथ इन मौजूबात पे बातचीत ना करें क्योंकि ये उसके लिए तकलीफ वाले मौजू हैं। सो जितनी भी वो बुरी बातें करेगा, जितनी भी वो हर्ट करने वाली बातें करेगा, ही डज नॉट मीन दोज थिंग्स। ये गर्दन से ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये दिल से निकली हुई चीजें नहीं है। सो फैमिली को बगैर हर्ट हुए उन चीजों के जो कि आपको बुरी तो लगती हैं, लेकिन अगर किसी बंदे के बारे में पता है आपको कि ये बंदा जो भी बात करेगा ये सिर्फ इस वजह से ऐसी बातें करता है जो कि उसके नशे को जारी रखना आसान बना दें, तो हमें उन्हें दिल पे नहीं लेना, बल्कि हमें उन्हें दरगुजर करना है और हमें उसके नशे के मौजू पे बातचीत करते रहना है। एक चीज़ हमें और भी फैमिलीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रिकवरी जो है ये नशे की बीमारी से निकालना आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है, लेकिन इस सूरत में अगर आप अपने दिल में हर्ट जमा कर लेंगे और मरकजी नुक्ता आप बन जाएंगे बजाय के अपने बच्चे की रिकवरी को आप मरकजी नुक्ता बनाएं, तो ये रिकवरी को और थोड़ा डिफिकल्ट बना देने वाली बात है, ये कोई आसानी पैदा करने वाली बात नहीं है। सो आपके जितने भी इमोशनल बैगेज हैं जिसमें बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, फियर्स होते हैं, फैमिली को हर्ट फैमिली बहुत ज़्यादा होती है, फैमिली बहुत डिसअपॉइंट बाज़-औक़ात हो जाती है, बाज़-औक़ात बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, गैर जिम्मेदारियों की वजह से दिल बड़ा दुखा होता है। तो हम फैमिली को कहते हैं कि ये तमाम बैगेज जो है अपना इसको उतार दें, उसको फॉरगिव कर दें। अगर आप फॉरगिव दिल से नहीं कर सकते तो कम से कम लफ्ज़ों में ज़रूर कहना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल भी राज़ी होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर तमाम फैमिली को इकट्ठे होने की ज़रूरत है और वो नुक्ता है उसके लिए रिकवरी को पॉसिबल बनाना। जो भी मुश्किल चीज़ें हैं, जो भी हर्ट है उसके ऊपर बातचीत ज़रूर करें, लेकिन उसे दिल से मत लगाएं और रिकवरी से एक साइड पे होकर ना बैठें, बल्कि उसकी रिकवरी पे ही आपकी पहली तवज्जो होनी चाहिए। एक सूडो वॉर रखें जिसमें आप हर्ट ना हो बट आप रिएक्ट करते हैं। सूडो वॉर नहीं, आप उस पर खुल के बातचीत करते हैं, जो असल मौजू है नशे का आप उस पर खुल के बातचीत करते हैं और उसके गलत रवैयों को आप एक्सेप्ट नहीं करते और आप उसे कहते हैं कि देखो हम तब तक बातचीत करेंगे जब तक ये मसला हल नहीं होगा। उसके एक आध दफ़ा झटकने से आप पीछे नहीं हटते, आप बातचीत करना नहीं छोड़ते। ज़्यादातर फैमिलीज ये करती हैं कि वो पेशेंट से बड़ी तवानाई इकट्ठी करके बात करेंगी, बात नशे के मौजू पे नहीं होगी, इर्द गिर्द बात घूमेगी और जब वो आगे से हर्टफुल बात कहेगा तो अब इसका मतलब है कि एक पूरे महीने के लिए फिर चुप का रोज़ा रख लेना। फिर जब वो उसके नशा करने से तंग पड़ेंगे, फिर अंदर गुबार इकट्ठा होगा, फिर वो भड़ास निकालने की तरफ जाएंगे। सो इन चीज़ों में पड़ने की बजाय अगर आप उसके साथ हर तीसरे दिन बातचीत करते रहते हैं, जिससे कुछ हलचल तो रहती है, लेकिन आप हर तीसरे दिन बात करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता मैसेज ये कन्वे करते हैं कि देखो अब ये नशे नुशे नहीं चलेंगे, अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें हम सबकी बेहतरी की तरफ भी देखना पड़ेगा। सो अपने इन मसलों को हल करने के लिए कोई मदद लो। आप उससे ये फरमाइश नहीं करते कि तुम नशे छोड़ दो, आप कहते हैं कि हमें पता है ये मसला तुम हल नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम कोई मदद लेने के लिए तैयार हो जाओ, प्रोफेशनल के पास जाओ, उनसे सीखो कि कैसे इस मसले को हल करना है। लेकिन अगर आप हर 2 महीने के बाद बातचीत करेंगे और 1 साल में 6 दफ़ा बात करेंगे तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन अगर आप हर तीसरे दिन उससे बात करेंगे और 1 माह में कोई 10 दफ़ा बात करेंगे तो फिर ये मसला हल होने की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। सही।